आपको पता है कि हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में कुल मिला करके हमें 6 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होगी ये पढ़ना है। फिर उसके बाद कौन चुनेगा निर्वाचक मंडल, किस प्रक्रिया से चुनेगा, निर्वाचन की प्रक्रिया। फिर उसके बाद शपथ ग्रहण, कार्य अधिकार, वेतन, और अगर वो अपना काम सही से नहीं करता है तो उसको हटाया जाएगा, यानी महाभियोग। ठीक है, जिसमें योग्यता आप पढ़ चुके हैं, आप कार्य अधिकार तक पहुंच चुके हैं। योग्यता में आपने जाना संविधान के अनुच्छेद 58 में 58 में योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको 4 चीजें बताई गई हैं। फिर उसके बाद निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है, किस प्रक्रिया से होगा अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। शपथ ग्रहण करेगा अनुच्छेद 60। क्लियर है? ध्यान देंगे, कार्य अधिकार में आपने नियुक्ति शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति पढ़ लिया है। बस ये 3 शक्ति बची हुई है, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और राजनयिक शक्ति। ये 3 शक्तियां हमें पढ़नी है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर जब बात करेंगे सैन्य शक्ति की, तो बड़ा ही सिंपल सा मामला है कि हमारा राष्ट्रपति हमारे देश की जो तीनों तरह की सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, इन तीनों ही सेनाओं का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति ही होता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे आपातकालीन शक्ति। ध्यान देंगे, यहां पर आपातकालीन शक्ति समझने से पहले 1 मिनट ये समझना बेहद आवश्यक है कि आपातकाल का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन्स? आपातकाल, आपातकाल की क्या कोई परिभाषा होगी? देखिए, बात करेंगे जब आपातकाल के कॉन्टेक्स्ट में, तो सेम चीज अलग सिचुएशन में हो सकता है कि आपातकाल हो, और दूसरे सिचुएशन में हो सकता है आपातकाल ना हो। जैसे अगर कहीं पर बारिश खूब हो जाए, खूब पानी आ जाए, एकदम सर के ऊपर तक पानी आ जाए, तो जिस आदमी को तैरने नहीं आता है उसके लिए आपातकाल हो गया वो। लेकिन जिसको तैरने आता है वो तो अपना उसमें तैरना शुरू कर देगा, है ना? या यूं समझे कि किसी परिवार की इनकम साल भर की 1 लाख है, और अगर अचानक से घर में कोई बीमार हो जाए और 50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो उसके लिए इमरजेंसी होगा। लेकिन अगर किसी परिवार में 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम हो और उसे 50 लाख रुपए की सेम बीमारी हो, सेम समस्या हो और 50 लाख रुपए की आवश्यकता हो, तो वो इमरजेंसी नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब है कि इमरजेंसी केस बाय केस बेसिस पे, सिचुएशन बेसिस पे निर्भर होता है। क्लियर है? तो इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। निर्णयकर्ता, जो निर्णय लेने वाला है, वो निर्णयकर्ता स्थिति देख करके, सिचुएशन देख करके, समय देख करके निर्णय करेगा कि आपातकाल होगा या नहीं होगा। ठीक है? हमारे देश में ध्यान देंगे, यहां पर जब अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो बोलता है कि आपातकाल 3 तरह का होता है। एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि अभी मैं आपको यहां पर आपातकाल टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। आपातकाल टॉपिक केंद्र और राज्य संबंध जब पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा आपको। क्लियर है? यहां पर मैं आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान देंगे, हमारे देश में आपातकाल मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ये बात ध्यान से सुनिए, हमारे
संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जैसा कोई शब्द नहीं है। क्लियर? तो इसकी जगह पर है क्या? लिखता है आपातकाल की उद्घोषणा। क्लियर है? आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये कुल मिलाकर के 3 तरह के आपातकाल हमारे देश में है। पहला बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल शब्द संविधान में नहीं है, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, आपातकाल की उद्घोषणा शब्द है। लेकिन चूंकि इसका जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वो नेशन वाइड है, यानी कि पूरे देश में लागू होता था शुरुआत से, तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल का नाम दिया गया। ध्यान देंगे, बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के पीछे आधार होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और उसके बाद ध्यान देंगे, बोलता है कि सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इसके पहले ये जो तीसरा बिंदु है, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, ये अशांति का आधार था, अशांति के आधार पर। लेकिन इंदिरा गांधी ने अशांति का आधार मान करके, ऐसा माना जाता है, लोग कहते भी हैं कि उसका दुरुपयोग किया था, है ना। तो संविधान में संशोधन करके अशांति को हटा करके सशक्त आंतरिक विद्रोह, यानी सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, यानी कि जनता सरकार के खिलाफ शस्त्र उठा ले और विद्रोह करने लगे, तो ऐसे में आपातकाल लगाया जा सकता है। बाहर से आक्रमण हो जाए तो आपातकाल लगाया जा सकता है, युद्ध हो जाए तो आपातकाल लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति है, क्या इसमें आपातकाल लगाया जा सकता है या नहीं? ध्यान देंगे, ये करंट टॉपिक है, करंट का मैटर है। क्लियर है? इसको करंट में डिस्कस करेंगे। कोरोना का जब करंट अभी आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या कोरोना में आपातकाल लागू किया जा सकता है या नहीं। अगर आपातकाल का आधार केवल ये 3 है तो इन तीनों में से कोई भी स्थिति तो बन नहीं रही है, तो फिर क्या आपातकाल लागू करने का अधिकार होगा या नहीं होगा? क्लियर है? चर्चा करेंगे करंट के टॉपिक में। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि करंट अफेयर्स मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिन करंट अफेयर्स आपका चलेगा। क्लियर? आगे बोलता है राष्ट्रपति शासन। बोलता है राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कोई स्टेट हो उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र फेल होने का मतलब क्या है? यहां पर बात हमारी समझिए। संवैधानिक तंत्र फेल होने से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि राज्य के अंदर जो कुछ होना चाहिए संविधान के अनुसार अगर ना हो रहा हो, जैसे राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, पता लगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे तमाम स्थितियां बनेंगी कि जब संवैधानिक तंत्र फेल होगा तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। ये आर्टिकल 356
352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में वित्त कम होने पर नहीं लगाया जाता है, बोलता है कि जब वित्त की अस्थिरता हो। फिर यहां सवाल उठता है कि आज के डेट में जो स्थिति कोरोना से उत्पन्न हो रही है, क्या उसमें वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? ध्यान देंगे, वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा स्थिति है जिस स्थिति में सरकार अपनी सारी कटौतियां कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति को जो जजेज हैं उनको, किसी को भी जो भी वेतन भत्ता कुछ मिल रहा है उन सब में कटौती कर सकता है। वित्तीय जब आपातकाल लागू होता है तो पूरे राज्य का और केंद्र का सबका पूरा जो कंट्रोल है वित्त का, वो पूरा केंद्र के हाथ में आ जाता है। राज्यों के पास कंट्रोल फिर वित्त का नहीं रह जाता है। आज तक हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। क्लियर है? राष्ट्रपति शासन अनगिनत बार लागू हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। क्लियर है? ध्यान देंगे, ये तीनों आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। क्लियर? अब इस पर बहुत सारे आपातकाल पर प्रश्न बनते हैं जो आपातकाल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि इसका अनुमोदन कौन करता है, फिर कब कब बढ़ाया जा सकता है, क्या इसकी परिस्थितियां हैं, ये सारी चीजें आपको आपातकाल चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? आगे बात करेंगे राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। तो राष्ट्रपति की जो डिप्लोमेटिक पावर है, डिप्लोमेसी जो है, ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर समझेंगे कि भारत देश कोई भी संधि या समझौता अगर करता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है और किसी के नाम पर वो नहीं हो सकता है। भारत में कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री जाकर के किसी और देश से अगर साइन करता है, कोई ट्रीटी साइन करता है, कोई एग्रीमेंट साइन करता है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है, तो जो कुछ भी सिग्नेचर होगा, साइन होगा, वो सब का सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा। क्लियर है? तो ये इसकी क्या है? राजनयिक शक्ति है, डिप्लोमेटिक पावर है। ठीक है? तो ये रहा कार्य अधिकार। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे वेतन पर। ठीक है? अब यहां पर जब वेतन की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरह के यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे, बोलता है कि राष्ट्रपति, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, है ना। मैं चाहूंगा कि आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर खोज करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन खोजेंगे, उसका आंसर आपको मिलेगा, फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिससे हमको समझ आएगा कि आप लोग मेहनत भी कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो, है ना। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, तब भी सामने वाला मेहनत कर पाएगा, है ना। तो ध्यान दें, वेतन कितना है ये आपको पता करना है। कहां से मिलता है, मतलब कि भारत के किस निधि से मिलता है। ध्यान देंगे, भारत में 3 तरह की निधियां हैं। ठीक है? 3 निधियां हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक फंड, पब्लिक अकाउंट। ठीक है? एक पब्लिक अकाउंट होता है और तीसरा होता है कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को संचित निधि कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट को जन निधि कहा जाता है और कंटिंजेंसी फंड को आकस्मिक निधि कहा जाता है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि किस निधि से इसे पैसा दिया जाता है ना। और जो इसे पैसा दिया जाता है
वर्तमान में जो इसे वेतन मिल रहा है वो किस संशोधन अधिनियम के तहत इसे वर्तमान में जो वेतन दिया जा रहा है 5 लाख, सॉरी, जो वेतन दिया जा रहा है ना, आपको खोजना है कितना वेतन मिल रहा है। जो वेतन दिया जा रहा है वो वर्तमान में किस अधिनियम के तहत दिया जा रहा है, क्या इस पर टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल है कि नहीं है ना। तो एक बात ये जान लीजिए कि संचित निधि पर जो भी खर्चे होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। आगे बोलता है कि क्या इसका वेतन परिवर्तनीय है, क्या राष्ट्रपति के वेतन में उसके कार्यकाल के दौरान परिवर्तन किया जा सकता है। बात मेरी समझिए, परिवर्तन करना, वेतन में परिवर्तन करना, परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक होता है लाभकारी, एक होता है अलाभकारी। लाभकारी परिवर्तन मतलब वेतन बढ़ाना, अलाभकारी परिवर्तन मतलब वेतन घटाना। बोलता है कि जब बात परिवर्तन की आएगी, ध्यान सुनिए मेरी बात, तो लाभकारी परिवर्तन यानी वेतन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब वेतन घटाने की बात आएगी तो वेतन घटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था, अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो राष्ट्रपति का भी वेतन घटाया जा सकता है, यानी अलाभकारी परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्लियर? चले आगे। अब आगे आएंगे, देखिए व्यक्ति योग्य है, ये राष्ट्रपति का मास्टर फिगर है, पूरा राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, ये शर्तें हैं, ये लोग मिलकर के इस प्रक्रिया के तहत चुनते हैं। 50% से ज़्यादा मत प्राप्त करता है तो व्यक्ति विजेता होता है, विजेता होता है तो शपथ लेता है, शपथ लेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो पैसा पाएगा, वेतन पाएगा। लेकिन अगर वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके गलत काम करेगा तो उसको उसके पद से हटाया जाएगा, और उसको उसके पद से हटाए जाने को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 61 इम्पीचमेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग उसके ऊपर कैसे लाया जाता है, कैसे उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, किसी को हटाने के लिए उसके पद से जो आवश्यक बिंदु है वो ये कि जिसको हटाना है उसने कोई गलती की हो, बिना गलती किए, बिना किसी आरोप के आप उसे हटा नहीं सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर सवाल उठता है कि राष्ट्रपति को किस गलती के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहां पर बोलता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान, ध्यान दें, अगर संविधान का उल्लंघन करे, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे, ध्यान दीजिए, संविधान है इसका उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन मतलब संविधान में जो लिखा गया है उस आधार पर न काम करके कुछ और काम करे, तो ही उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी और गलती के आधार पर उसे हटाया नहीं जा सकता है। यानी ऐसी नौकरी नहीं है ये कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आपको हटा दिया जाएगा। सामान्य तौर पर आप टाइम से न पहुंचो, तमाम ये चीजें हैं, पंक्चुअल ना हो, टाइम से ना पहुंचो तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर गलती
केवल और केवल एक होगी। आरोप बहुत बड़ा होना चाहिए, महाभियोग होगा तभी ना बड़ा सा आरोप लगेगा। बड़ा आरोप कौन सा है कि संविधान की अवहेलना करे। क्लियर? अब एक बात समझिए, यहां पर सवाल उठता है कि जब किसी को हटाया जाता है तो हटाने से पहले एक सूचना देनी पड़ती है कि महोदय आप फला काम गलत तरीके से किए हो, इसलिए आपको आपके पद से हटाया जाएगा। क्लियर? अब यहां सवाल उठता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए सूचना कौन देगा? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए सूचना कौन देगा? तो जवाब इसका है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अथवा राज्यसभा। बात हमारी समझिए, हमेशा हटाने की जो सूचना है वो लोकसभा दे सकती है या राज्यसभा दे सकती है। अब यहां पर सवाल एक और फिर खड़ा होता है कि लोकसभा का कोई एक आदमी अकेले सूचना दे सकता है या सबको मिलकर के सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए, या कोई एक ग्रुप होगा वो हटाने की सूचना देगा? ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर, तो जवाब आप समझिए कि राष्ट्रपति को हटाने की सूचना लोकसभा अथवा राज्यसभा के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा, लोकसभा अथवा राज्यसभा के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा सूचना दिया जाएगा। सूचना जब दे दी गई, मतलब यहां पर कम से कम 1/4 लोगों का साइन होगा सूचना पर और लिखा रहेगा कि महोदय आपने संविधान की अवहेलना की है, अतः आपको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यह सूचित कर दिया गया। अब सूचित कर देने के बाद 14 दिन बाद 14 दिन बाद वह सूचना प्रस्ताव बन करके सदन में आएगी। सूचित किया गया, वो सूचना प्रस्ताव बनकर के सदन में आएगी। सवाल उठता है कि किस सदन में आएगी, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो ध्यान देंगे, बोलता है कि जो सूचना देगा वहीं पर प्रस्ताव 14 दिन बाद आएगा। मतलब अगर सूचना लोकसभा ने दी हुई है तो प्रस्ताव भी 14 दिन बाद लोकसभा में ही आएगा। लेकिन अगर सूचना राज्यसभा ने दी है तो 14 दिन बाद सूचना राज्यसभा में पहले आएगी। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। क्लियर है? जब यहां अगर हम मान लें कि लोकसभा ने सूचना दी तो पहले लोकसभा में आएगा, तो पहले सदन से जहां पर पहली बार प्रस्ताव आया है वहां 2/3 बहुमत, जितने लोग हैं कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। यानी कम से कम 2/3 सदस्य तैयार हो आरोप को सही मानने के लिए, तो वहां से पारित होगा। पारित होने के बाद दूसरा सदन बच जाएगा। यानी अगर लोकसभा ने शुरुआत की थी सूचना की तो पहले लोकसभा में उठेगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत राज्यसभा ने सूचना की होती तो पहले
प्रस्ताव राज्यसभा में आता, यहां से 2/3 बहुमत से पारित होता, तो फिर मामला कहां जाता? राज्यसभा, लोकसभा में जाता। क्लियर है? दोनों जगहों से 2/3 बहुमत से, दोनों जगहों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर राष्ट्रपति अपने पद से अपदस्थ हो जाएगा, हटा दिया मतलब हट जाएगा, और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है? ध्यान देंगे मेरी बात कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, तो रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? क्लियर? ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पहली चीज तो कार्य करने में अगर असमर्थ हो जाए, पागल दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो भी तो उसकी बॉडी काम करने में असमर्थ रहेगी। ठीक है? वो खुद इस्तीफा दे दे, कार्य करने में असमर्थ हो, वो खुद इस्तीफा दे दे। तीसरी चीज, उसे महाभियोग के आधार पर हटा दिया जाए। और चौथी चीज, उसका पदावधि यानी कार्यकाल पूरा हो जाए, पदावधि पूरा हो जाए। इन 4 परिस्थितियों में कोई भी पद खाली होता है। तो बोलता है कि, ध्यान देंगे, बोलता है कि जब इन 3 परिस्थितियों में पद रिक्त होगा तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम संभालेगा। क्लियर है? बोलता है लेकिन अगर ये चौथा कंडीशन है, चौथे कंडीशन में पद रिक्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी चुन करके नहीं आ जाता है। यानी इस स्थिति में वह पद को नहीं छोड़ता है। ठीक है? 63 अनुच्छेद जो 63 है संविधान में, उसमें यह वर्णन किया गया है कि पद समाप्त होने से पहले ही नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना आवश्यक है। क्लियर? तो ये स्थिति है भारत के राष्ट्रपति की। उम्मीद करते हैं